नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज पर देवभूमि उत्तराखंड की खबरों से जुड़ा हमारा यह विशेष बुलेटिन। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने 25 से अधिक टिकट फाइनल कर दिए हैं। पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर से, मदन कौशिक हरिद्वार से, गणेश जोशी मसूरी से, प्रीतम सिंह पंवार धनौल्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रभारी प्रहलाद जोशी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 से अधिक उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। सूची में सबसे बड़ा नाम है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा विधानसभा से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। पिछली बार वो खटीमा से चुनाव मैदान में जब उतरे थे तब वो केवल विधायक थे, लेकिन इस बार खटीमा से चुनावी मैदान में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं तो वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो अगला बड़ा नाम इस सूची में शामिल किया गया है वो है सुबोध उनियाल का। सुबोध उनियाल उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो है हरिद्वार से चुनावी मैदान में होंगे। मसूरी से गणेश जोशी को पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं धनौल्टी से प्रीतम सिंह पंवार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद थे। लंबी मंत्रणा के बाद जो है उम्मीदवारों के टिकटों पर अंतिम मोहर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने लगाई और उसके बाद जो है आज टिकटों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं, वो भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहा है उत्तराखंड में, जहां आम आदमी पार्टी पहली बार जो है चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस जो है वो एक बार फिर उत्तराखंड की सत्ता में पहुंचने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लगभग चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः ये पूर्ण रूप से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही जो है चुनाव ये लड़ा जा रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप बाजवा हमारे संवाददाता सीधा उत्तराखंड से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम टिकट्स दिए गए हैं उसको लेकर? लगभग आप मानिए कि 20 लोगों की टिकट जो है अभी थोड़ी देर पहले तक लगभग नाम फाइनल हो चुके थे। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जिसमें माना जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी की जो टिकट जो यहाँ से वो पहले से विधायक हैं, तो उसी सीट पर उनका नाम है खटीमा से। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जो बीजेपी के हैं मदन कौशिक जी,
वो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, स्वामी अभिषेकानंद कैबिनेट मिनिस्टर हरिद्वार ग्रामीण से लड़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर माना जाए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो वही उनकी लगभग टिकट फाइनल हो चुकी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की फाइनल हो गई है। जिस तरीके से संदीप इस वक्त टिकट वितरण चल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, क्या ये मान लिया जाए कि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उतारकर भारतीय जनता पार्टी जो है ये संदेश दे रही है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी अगर चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनती है तो धामी ही होंगे? हाँ, कहीं ना कहीं माना जाए, क्योंकि क्या हुआ कि जो समीकरण है उत्तराखंड के रहे, जब से उत्तराखंड स्टेट बना है तो किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे अभी बीजेपी में माने तो 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए, उससे जो है पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पहले विजय बहुगुणा थे, फिर उसके बाद हरीश रावत आए। तो इस बार ऐसा लगता है कि चुनावी कैंडिडेट जो है अगर माना जाए, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उन्होंने बहुत सीट दबदबाई है इनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा नेता है। तो उन चीजों से अगर इस चीज को माना जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि चुनावी माहौल में सीएम चेहरा पुष्कर सिंह धामी ही रहने वाले हैं। संदीप, तमाम लोगों को जो टिकट मिले हैं, तकरीबन 25 टिकटों का ऐलान किया गया है, क्या अब आगे जो बचे नाम हैं उनमें पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए? क्या है इस वक्त हलचल उत्तराखंड के सियासी गलियारे में? जी चंदन, इसमें क्या है कि लगभग जो शुरू से क्यास लगाए जा रहे थे कि 10 से 15 जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नामों पर अभी ऐसा नहीं बन रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि और भी कार्यकर्ता वहां पे वरिष्ठता चल रही थी। तो बेसिकली इन्होंने 20 से 25 नाम जो सामने आए, ये वो नाम है कि यहाँ पे दूसरे दावेदार कम है। तो इसी वजह से, और बेसिकली क्या है कि अगर माना जाए तो इसमें जितने नाम है ज्यादातर या तो राज्य मंत्री रह चुके हैं या राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनका टिकट पार्टी ने नहीं काटा है और उनको वहीं से टिकट दिया गया है जहां तक मौजूदा समय में विधायक है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज संदीप, कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस से पहले सूची जारी करके ये संदेश देने की कोशिश की है उत्तराखंड की जनता को कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाए उत्तराखंड की जनता, और बीजेपी इस बात को लेकर क्लियर है कि राज्य का विकास किस तरीके से हो और कौन लोग विकास कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी भी अंतर कलह इतना ज्यादा है कि टिकट जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत वाकई आपने पॉइंट वाली बात कही है कि इसमें जनता का एक तो विश्वास के प्रति तो लोगों को ये विश्वास होगा ही कि अगर पहले उन्होंने जारी की है तो पहले तो यही चल रहा था कि पहले कांग्रेस की आएगी या पहले वो बीजेपी की आएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी विपक्ष में है तो वो चाहती भी है कि पहले सत्ता पक्ष लिस्ट इशू करे तो उसके हिसाब से वो लिस्ट इशू करे कि कहाँ पे कौन लड़ रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये क्यास लगाए जा रहे थे कि जो पुष्कर सिंह धामी जी है वो खटीमा से चुनाव विधायक है मौजूदा समय में, लेकिन क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका चुनाव लड़ना रुद्रपुर से हो रहा था, पॉसिबल की रुद्रपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़े, बट ऐसा नहीं है। अभी खटीमा से उनका नाम फाइनल हो गया, तो अभी मुझे लगता है कि आज शाम या कल तक कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल पत्र लिखकर कहा कि मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं हूं, उसके बाद क्या स्थिति है त्रिवेंद्र सिंह रावत की? पार्टी उन्हें क्या रोल देने को सोच रही है, और अगर पार्टी उनके उस खत को मान रही है और क्या उन्हें सच में टिकट नहीं देने की कोशिश करेगी? त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या स्थिति नजर आ रही है इस वक्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लेटर जो चुनाव प्रभारी उनको भी लिखा है इस बारे में कि जो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं सिर्फ अब चुनाव लड़ाने, उसमें उन्होंने अपनी जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे उस जनता का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बनाएगी। अगर उन्हें चुनाव टिकट नहीं दिया जाता है तो वो उनके ऊपर जिम्मेदारी और आ सकती है कि पूरे उत्तराखंड में कैसे कैसे चुनाव लड़ा जाए और किस किस जगह से उनकी ड्यूटी लगती है, यह भी फाइनल होने वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संदीप बाजवा हमारे संवाददाता इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित कर दिए हैं।
उत्तराखंड में कांग्रेस के टिकट 1-2 दिन में घोषित किए जा सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार शाम को होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित हो सकती है। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट पर भी निर्णय हो सकता है। अभी तक डीडीहाट रामनगर से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्माती रही है। प्रदेश में कांग्रेस के 70 सीटों पर सीईसी को निर्णय लेना है। इनमें से तकरीबन 45 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। शेष सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह टिकट के दावेदारों के संबंध में लिखित ब्यौरा स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशियों के पैनल को सीईसी को सौंप चुकी है। सूत्रों के अनुसार टिकट जारी करने से पहले पार्टी पूर्व मंत्री हरक सिंह की वापसी पर फैसला ले सकती है। प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही आम आदमी पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी बाकी सीटों पर प्रत्याशियों का जल्द ऐलान कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्टों की एंट्री के लिए द्वार खुले रखे हैं। आपने सबसे पहले गंगोत्री सीट पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब तक पार्टी प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसमें अधिकतर पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों को ही प्रत्याशी घोषित कर चुनाव मैदान में उतारा है। 63 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नहीं बनाए गए हैं। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी और राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में वापस आए दिग्गज नेता यशपाल आर्य ने एक बुकलेट जारी की। बुकलेट का नाम आमदनी ना हुई दुगनी, दर्द 100 गुना हुआ है। कांग्रेस इस बुकलेट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी और भाजपा के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाएगी। इस दौरान आर्य ने कहा कि इसलिए 5 राज्यों के चुनाव के दौरान वोट की चोट ही किसान विरोधी भाजपा सरकार को सच का आईना दिखाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा को हर कदम पर घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। हल्द्वानी में आज कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी किया, जिसका नाम आमदनी ना हुई दुगनी, दर्द 100 गुना है। इस मौके पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले 5 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी ना हुई, जबकि दर्द 100 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों के साथ सिर्फ छलावा हुआ है और कुछ नहीं। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है उत्तराखंड में इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी में रह चुके नेता यशपाल आर्य, जो अब कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, उन्होंने एक बुकलेट जारी किया। इस बुकलेट के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरने का काम किया और कहा कि राज्य में उत्तराखंड के गौरव को वापस करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आनी जरूरी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी यति नरसिंहानंद गिरी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। पुलिस ने नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 महीने पहले हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में आरोपियों ने विशेष धर्म के खिलाफ हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। धर्म विशेष के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ लिखित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 दिन पहले नरसिंहानंद गिरी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इससे पहले आरोपी नरसिंहानंद गिरी
वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी समेत कई संतों पर हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। रविवार को हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे गए यति नरसिंहानंद के खिलाफ नया आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पर नरसिंहानंद आहत हो गए और इस दौरान उन्होंने पत्रकार और फोटोग्राफर को गाली दी थी। इसी मामले में उन पर नया आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि डासना मंदिर के पुजारी को शनिवार को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया था। रविवार को उन्हें धर्म संसद हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पश्चिमी विक्षोभ को फिर सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में आए बदलाव के चलते गुरुवार को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर हुआ। सुबह से देहरादून सहित अन्य इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के साथ ही आसपास की चोटियां, बंदरपूछ, सप्तऋषिकुंड, बालीपास, गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी हो रही है, जबकि धाम से लगे गांव खरशाली, चानकी चट्टी, नारायणपुरी, फुलचट्टी, बनास गांव क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी पड़ रही है। तो लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड हो रही है। उत्तराखंड के जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं, खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमाम ऊंची क्षेत्रों पर बसे जो इलाके हैं, उनमें बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जिसके कारण जो सतही इलाके हैं उत्तराखंड के, उनमें भी ठंड जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता के अनुपालन को पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। भतरखौंजा पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 80.50 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 12,07,500 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने गांजे को सीज कर आरोपी तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज किया गया है। दिशा में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस कोरोना कालखंड में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना हम लोगों ने लागू करी कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोरोना कालखंड में अनाथ में हैं, ऐसे बच्चे अनाथ की आज हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी यहाँ पर आई हुई है। कल संगठन से निर्देश हुआ कि आपको अपने के रूप में, और मैं मंत्री होने के नाते और उनकी चूंकि सीधा बच्चों से हमारा संबंध होता है, उनकी बुआ होने के नाते उनके साथ में उनको वात्सल्य देना, उनका आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, 3,000 रुपये उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उस दिशा में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस कोरोना कालखंड में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना हम लोगों ने लागू करी कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोरोना कालखंड में अनाथ में हैं, ऐसे बच्चे अनाथ की आज हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी यहाँ पर आई हुई है। कल संगठन से निर्देश हुआ कि आपको अपने के रूप में, और मैं मंत्री होने के नाते और उनकी चूंकि सीधा बच्चों से हमारा संबंध होता है, उनकी बुआ होने के नाते उनके साथ में उनको वात्सल्य देना, उनका आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, 3,000 रुपये उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उस दिशा में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर क्या करते हैं। बाजपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च की शुरुआत बाजपुर कोतवाली से होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए कोतवाली में ही संपन्न हुई। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली से दोराहा रोड पर जिला अधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी बरिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एएसबी
टीम ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का आह्वान किया। को यहाँ मतदान होना है और अभी हमारे पास बहुत सी बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, तो इन फोर्सेस को हम एरिया डोमिनेशन के लिए एरिया दिखाते हैं, तो उसी के उस पर ये फ्लैग मार्चेस हम जनपद के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शहरों में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कोविड भी जो तृतीय वेव है वो चल रही है, तो हम लोग ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार के निर्वाचन को हम फ्री, फेयर एंड सेफ निर्वाचन के रूप में करें, क्योंकि 14 फरवरी सर के निर्देशन में एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें जनता से ये अपील की गई कि वो निर्भीक होकर मतदान करेंगे, किसी के दबाव और लालच में नहीं आएंगे और पूरी पब्लिक से ये भी अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होंगे। तो इसी के साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आगामी 21 तारीख को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए और आदर्श आचार संहिता का सही से पालन कराया जाए, इसको लेकर भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे वार्तालाप कर उन सभी को दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारियों की टीम भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और निश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में आचार संहिता का उल्लंघन न हो। अगर किसी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो समय समय पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा जिले की सलट विधानसभा के दूरस्थ गांव नेवल गांव, खदेड़ गांव और रगड़ाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे। सलट विधानसभा के नेवल गांव, खदेड़ा गांव और रगड़ाड़ का कहना है कि अब तक सरकारों ने हमें सड़क से वंचित रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी लंबे समय से सड़क की मांग थी। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि हमें आकर सड़क का आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ भी नहीं किया जाता। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बैठक कर सभी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत नेवल गांव से 20 साल हो गए हमारे उत्तराखंड अलग हुए, लेकिन अभी तक हमारे गांव में सड़क नहीं है। सड़क ना होने के कारण वहाँ ना विकास हो रहा है ना कुछ। कितने नेता आए, कितने नेता गए, पर लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। कितनी बार हमने धरना भी रखी, कितनी बार हमने मांग भी करी, फिर भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। सभी नेता हमें आश्वासन देते रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां पूरी जोर पर हैं, जिसके तहत मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही 70 लोगों को खिलाफ शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 17-16 के तहत बाउंड किया गया है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शांति भंग की आशंका को देखते हुए 70 लोगों के खिलाफ 17/16 के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे निजी मुचलके भरवाए गए हैं। मसूरी विधानसभा में शांतिपूर्ण तरह से चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मसूरी विधानसभा है इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ, और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है
तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने BLO से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है, हम काफ़ी लोगों को BLO को हमने भेजा भी है। तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर ले, और नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है। और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं, तो हम पहले ही तक 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर दें। फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। जो मसूरी विधान उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कल के मुकाबले 80 मामले कम दर्ज किए गए हैं। कल उत्तराखंड में कोरोना के 4,482 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि आज मामलों की संख्या 4,402 है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,054 लोग जो हैं ठीक हुए हैं कोरोना से। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,962 है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में लगातार कोरोना के टीकाकरण का काम जारी है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज़ पर लगातार जारी है।